नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या किसी पुराने अदालती फैसले का असर आज के किसी केस पर पड़ सकता है, या फिर किसी एक्सपर्ट की एक राय सच और झूठ के बीच की लकीर खींच सकती है? आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 36 से 40 के जरिए इन्हीं दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए इस कानूनी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। जरा सोच कर देखिए, कोई दशकों पुराना फैसला आज किसी जमीनी विवाद की पूरी दिशा ही बदल दे, या एक डॉक्टर की रिपोर्ट किसी केस का रुख ही पलट दे। ये आखिर होता कैसे है? हमारा कानून इसकी इजाजत कब और क्यों देता है? आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा के समझिए दो बड़े हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम अतीत में झांकेंगे, मतलब हम ये देखेंगे कि पुराने अदालती फैसले कब सबूत बनते हैं, कब उन्हें नजरअंदाज किया जाता है और उन्हें चुनौती कैसे दी जा सकती है। और दूसरे हिस्से में हम विज्ञान और खास जानकारी की दुनिया में चलेंगे, जहां हम एक्सपर्ट्स की भूमिका और उनकी राय की अहमियत को परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी हमारा नया एविडेंस लॉ सबूतों के बारे में कुछ नए नियम लेकर आया है। ये समझना बड़ा जरूरी हो जाता है कि अदालतें किसी केस से सीधे तौर पर न जुड़े सबूतों का इस्तेमाल आखिर करती कैसे हैं। इसे ऐसे सोचिए कि अदालत एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां सीधा रास्ता बंद है। तब कानून उसे दो और रास्ते दिखाता है। पहला, पीछे मुड़कर इतिहास के नक्शों को देखना, यानी पुराने फैसलों की मदद लेना। और दूसरा, किसी गाइड यानी एक्सपर्ट की मदद लेना जो उस मुश्किल रास्ते को अच्छी तरह जानता हो। तो हमारा पहला पड़ाव है पिछले अदालती फैसले। आइए देखते हैं कि कब और कैसे एक पुराना फैसला किसी नए मामले में एक मजबूत सबूत की तरह खड़ा हो सकता है। धारा 36 का नियम देखिए, बड़ा सीधा सा है। अगर कोई पुराना फैसला किसी ऐसी चीज के बारे में है जिसका ताल्लुक पूरे समाज से है, जैसे कोई सार्वजनिक रास्ता, कोई रिवाज या कोई सामुदायिक अधिकार, तो उस फैसले को आज के किसी मिलते जुलते केस में सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मामले किसी एक इंसान के नहीं बल्कि पूरे समाज के अधिकार से जुड़े होते हैं। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की जमीन से गुजरने वाले रास्ते पर झगड़ा है कि वो निजी है या पब्लिक का है। अगर बरसों पहले किसी और केस में अदालत ने उसी रास्ते को सार्वजनिक रास्ता माना था, तो वो पुराना फैसला इस नए केस में एक बहुत ही मजबूत सबूत बन जाएगा। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। कानून कहता है कि ये पुराना फैसला एक जरूरी सुराग तो है, रेलेवेंट है, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, मतलब आखिरी सच नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अदालत इस पर ध्यान जरूर देगी, लेकिन सिर्फ इसी एक सबूत के आधार पर अपना पूरा फैसला नहीं सुना देगी। बाकी सबूतों को भी बराबर तौला जाएगा। तो हमने ये तो देख लिया कि पब्लिक राइट्स से जुड़े पुराने फैसले काम आ सकते हैं, पर उन मामलों का क्या जो पूरी तरह से निजी हो? यहीं पर आती है धारा 37, जो एक आम नियम बताती है कि जो निजी झगड़ों से जुड़े फैसले होते हैं उन्हें दूसरे मामलों में सबूत नहीं माना जाता। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए राम और श्याम दोनों ने मोहन पर मानहानि का अलग अलग केस किया है। अब अगर राम अपना केस जीत जाता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि श्याम का केस अपने आप मजबूत हो गया। अदालत श्याम के केस को बिल्कुल नए सिरे से उसके अपने सबूतों के आधार पर ही देखेगी। मतलब हर केस को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी एक ट्विस्ट है। कानून कहता है कि कभी-कभी एक अप्रासंगिक लगने वाला फैसला भी बहुत काम का यानी प्रासंगिक हो सकता है, अगर वो किसी और जरूरी बात को साबित करने में मदद करे, जैसे कि किसी अपराध का मकसद। इसके दो बहुत अच्छे उदाहरण हैं। मान लीजिए किसी का मर्डर हो जाता है और शक उसके पड़ोसी पर है। अब अगर ये पता चले कि मरने वाले ने कुछ ही दिन पहले उस पड़ोसी के खिलाफ जमीन का एक मुकदमा जीता था, तो वो पुराना फैसला यहां कत्ल का मकसद साबित करने के लिए एक बहुत अहम सबूत बन जाएगा। इसी तरह अगर किसी पर चोरी का इल्जाम है और वो पहले भी चोरी के केस में सजा पा चुका है, तो वो पिछली सजा भी मामले में एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई पुराना फैसला किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा हो तो क्या बचाव का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। यहीं पर काम आती है धारा 38, जो एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। ये किसी भी पक्ष को ऐसे फैसले को अदालत में चुनौती देने का अधिकार देती है। किसी पुराने फैसले को किनारे करने के 3 बड़े आधार हैं। पहला, ये साबित कर दिया जाए कि फैसला सुनाने वाली अदालत को वो केस सुनने का अधिकार ही नहीं था। दूसरा, ये साबित कर दिया जाए कि वो फैसला धोखे या फ्रॉड से हासिल किया गया था। और तीसरा,
ये दिखा दिया जाए कि उस केस की दोनों पार्टियों ने आपस में ही साठगांठ करके अदालत को गुमराह किया था। तो ये तो हुई पुराने फैसलों की बात। चलिए अब अपनी चर्चा के दूसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं, यानी विशेषज्ञों की राय, या जिसे हम एक्सपर्ट ओपिनियन कहते हैं। धारा 39 हमें यही बताती है। आखिर ये एक्सपर्ट होता कौन है? कानून की भाषा में कहें तो एक्सपर्ट वो है जो अदालत के लिए एक स्पेशलिस्ट ट्रांसलेटर का काम करता है। मतलब उसका काम विज्ञान, तकनीक या किसी भी खास कला की मुश्किल भाषा को आसान भाषा में बदलकर अदालत को समझाना है। जैसे कि मौत की असली वजह क्या थी, ये एक डॉक्टर या फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताता है। किसी दस्तावेज पर दस्तखत असली हैं या नकली, ये एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बताता है। और किसी फोन से डिलीट हुआ डेटा कैसे वापस लाया जाए, ये एक साइबर एक्सपर्ट बताता है। ये सभी लोग अदालत की आंख और कान बनकर काम करते हैं। अब सबसे मजेदार सवाल, क्या एक्सपर्ट ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है? क्या अदालत को उनकी बात आंख बंद करके माननी पड़ेगी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। धारा 40 यही कहती है कि एक एक्सपर्ट की राय को भी तथ्यों की कसौटी पर परखा जाना जरूरी है। चलिए इसे भी धारा 40 के एक क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। मामला यह है कि क्या एक शख्स की मौत किसी खास जहर से हुई है? यहां एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट में कहता है कि भाई इस खास जहर से शरीर में ये लक्षण दिखते हैं। अब देखिए, अदालत सिर्फ इतना सुनकर फैसला नहीं देगी। वो ये भी देखेगी कि क्या पहले भी जब लोगों की मौत इसी जहर से हुई थी तो क्या उनमें भी ठीक वही लक्षण पाए गए थे। अगर जवाब हां है तो ये तथ्य एक्सपर्ट की राय को बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है। तो कुल मिलाके बात यह है कि एक्सपर्ट की राय अपने आप में बहुत मजबूत होती है, लेकिन उसे असली वजन और ताकत मिलती है दूसरे फैक्ट्स यानी तथ्यों के सहारे से। जब राय और तथ्य एक साथ मिल जाते हैं, तभी अदालत के सामने सच्चाई की एक साफ तस्वीर उभर कर आती है। तो आज हमने कानून के उन दो बड़े और मजबूत स्तंभों को समझा जिनका इस्तेमाल अदालतें मुश्किल से मुश्किल मामलों में सच का पता लगाने के लिए करती हैं। एक तरफ हैं पिछले फैसले जो हमें इतिहास से सबक सिखाते हैं और खासकर सार्वजनिक अधिकारों के मामलों में रोशनी डालते हैं, तो दूसरी तरफ है एक्सपर्ट्स की राय जो हमें विज्ञान और तकनीक की जटिल बातें समझाती है। दोनों ही बहुत जरूरी हैं, लेकिन दोनों की अपनी सीमाएं भी हैं और दोनों को ही तथ्यों की कसौटी पर खड़ा उतरना ही पड़ता है। उम्मीद है आज के इस चर्चा से कानून की ये बारीकियां समझने में आसानी हुई होगी। अब अगली बार हम कानून की कौन सी गुत्थी सुलझाएं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक और कानूनी रहस्य के साथ।